नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट था इसका 2021 का पेपर का सॉल्यूशन जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अब आगे की ओर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब प्रोसीजर्स टू अवॉर्ड एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को जब देते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर्स होता है, कब देते हैं, किस कंडीशन में किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, उसके बारे में, उसके प्रोसीजर्स के बारे में आपको यहाँ पे जो है बताना है। तो प्रोसीजर्स फॉर अवार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है और किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से जो है अवार्ड किए जाते हैं। हाउएवर यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं मैक्सिमम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें। सबसे पहला होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूरत क्यों है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा इस पर्पस से जो है कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है, उसके बाद जो है स्कोप को देखा जाता है कि क्या वर्क का स्कोप है। जैसे ही वर्क का स्कोप देखा जाता है, उसके बाद जब वर्क ऑफ स्कोप पता चल जाता है कि इस वर्क ऑफ स्कोप के लिए जो हम लोग टेंडर निकालने वाले हैं या कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, तो उसके बाद फिर जो है एक रिक्वेस्ट प्रपोजल जो है डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में जो है दिए जाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का उसके बारे में जो है उसमें दिया जाता है। और जो भी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो है उस प्रपोजल को चाहे तो सबमिट कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आपका जो भी इश्यूज होते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, उसको जो है देखता है। अगर मान लो कि कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट में सपोज डैट उसे किसी तरीके का चेंजेस करवानी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो जो है अपना चेंज करवा सकता है कि भाई इस चीज़ को हम फुलफ़िल नहीं करेंगे, इसके जगह पे आप बोलिए तो इस चीज़ को हम रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको कोई इश्यूज़ है तो आप उसको जो है ऑनर्स जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए हैं उस ऑनर के द्वारा वो सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर इवैल्यूएट किया जाता है प्रपोजल को, और इवैल्यूएट करने के बाद देखा जाता है कि इवैल्यूएशन सही है। मान लो कि 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना कि 2 लाख में आपको जो है ग्रामीण रोड जो है आपका पीसीसी रोड जो है आपको बनाने हैं। तो ये जो पीसीसी रोड आपको यहाँ पे बनाने हैं, उस पीसीसी रोड को बनाने के लिए आपको 2 लाख रुपए दिए गए। लेकिन जब आप प्रपोजल के लिए गए है ना, तो वहाँ पे लगा कि वहाँ पे बोला जा रहा है 1.5 लाख, लेकिन आपको लग रहा है कि 1.5 लाख में रोड नहीं बनेगा, आप बोले 2 लाख। और मान लो कि ऑनर या जो गवर्नमेंट है वो कहता है कि हाँ ठीक है 2 लाख हम आपको अप्रूव करेंगे, आप रोड जो है बनाना स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद जो है रोड रिसीव कर लिया जाता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है इस तरीके से। और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर फिर भी कोई नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, फाइनल काम होने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले तक पूरा कर लिया जाता है। अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि हम इस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आपको पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवार्डेड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है, जब साइन कर लिया जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं, जैसे टाइम कितने टाइम में ख़त्म करने हैं, मॉनिटर करना है ना, रिव्यू करना, उसके अलावा मैनेज करना। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई मटेरियल्स उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे किसी और से वो लेगा या किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो इस तरीके का मैनेजमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है। तो ये जो है आपके प्रोसीजर्स है, इस तरीके से जो है किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। और फाइनल पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, फाइनल पॉइंट में क्या लिख सकते हो कि फाइनली अवार्डेड।
है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कब होता है, जब अवार्ड कर दिया जाता है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी ऑनर है वो जब प्रोवाइड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो उस कंडीशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकॉर्डिंग टू सिविल पॉइंट ऑफ व्यू आप बात किया जाए तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में, है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, इसको प्राइम कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है या प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जनरली कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन काम बस यही रहता है कि ऑनर और जो उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा किया जा सके। अब ये जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है, ये चाहे तो और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्टर अपने अंदर काम करवा सकता है ना, जिसको सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कॉस्ट एक्सकैलेशंस क्या होता है, क्या काउजेज हैं और इम्पैक्ट क्या होता है कॉस्ट एक्सकैलेशंस का। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें कॉस्ट एक्सकैलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या काउजेज होते हैं, उसके बारे में आपको बताने हैं। देखो, कॉस्ट एक्सकैलेशंस के बारे में बात किया जाए तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बियॉन्ड द ओरिजिनल एस्टिमेटेड अमाउंट। जो पहले निर्धारित किया गया था पैसा, उससे ज़्यादा पैसा जब लगने लगता है प्रोजेक्ट में, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को कॉस्ट एक्सकैलेशन कहा जाता है। दिस इंक्रीज कैन बी ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स एंड कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट ओवरऑल बजट एंड टाइमलाइन। ऑब्वियसली ओवरऑल बजट को जो है अफेक्ट करता है, साथ ही साथ टाइमलाइन को भी जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स के कारण से जो है पैसा बढ़ता है। पहला कि मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लिया गया था आपका जनवरी माह में जिसमें ठंड था, अब बीच में आ गया जून जुलाई में आप या अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, तो बारिश होने के कारण से कई सारे मटेरियल्स या तो ख़राब हो गए, और मान लो कि कुछ मटेरियल्स उनके पास अवेलेबल नहीं था, बाद में मंगवाना था, तो जब फिर से गए मटेरियल लाने जनवरी के बाद, मतलब नवंबर या दिसंबर में, तो फिर उनको पता चला कि जो प्राइसेस है वो हाई हो चुका है ना। तो उस कंडीशन में जो बजट था हमारा, जो ओरिजिनल बजट था, उससे तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो उस चीज़ को जो है कहा जाता है कॉस्ट एक्सकैलेशन। इसके कई सारे काउजेज हैं, जिसमें सबसे पहला काउज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द मेन काउजेज ऑफ कॉस्ट एक्सकैलेशन। ऑब्वियसली कोई भी मटेरियल्स का कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उसके जो भी इफ़ेक्ट हैं वो पूरे प्रोजेक्ट पे पड़ेंगे। दूसरा, स्कोप क्रीप। ये जो है ये टेंडेंसी होता है प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट टू एक्सपैंड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल स्कोप, लीडिंग एंड एडिशनल वर्क एंड इंक्रीज कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप काम तो कर रहे हो, है ना, लेकिन बीच में कई बार क्या होता है कि कोई एडिशनल काम और करवाना रह गया, तो उस कंडीशन में जो है प्रोजेक्ट या तो जनरली डिले ही हो जाता है ना, और प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी जो है बढ़ जाता है। चेंज इन रेगुलेशंस, कई बार लॉज और रेगुलेशंस चेंज होने के कारण से भी जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड होता है, जैसे कंप्लायंस फ़ी, लीगल फीस वगैरह। डिले, कई बार जो है मान लो कि शेड्यूल जो है 12 महीने का दिया गया, आपका जो है कि 12 महीने में जो है काम करवा लिया जाएगा, बट कोई काम हुआ नहीं। ओके, मान लो कि 12 महीने की जगह पे 15 महीना लगने लगा, तो यहाँ पे डिले हो रहा है, तो जो प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट हो जाता है। मार्केट चेंज, मान लो कि मार्केट कंडीशन जो है चेंज हो जाता है, या जो कॉस्ट है लेबर का वो चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट अफेक्ट होता है। इम्पैक्ट के बारे में बात किया जाए कि कॉस्ट एक्सकैलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि बजट ओवररन हो जाता है, क्योंकि जो बजट हमने बनाया, मान लो कि 1000 रुपये का बजट मान लो कि बनाया गया, और आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया या फिर इन्फ्लेशंस हो गया, तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो 1000 रुपया का आप बजट बनाए थे, वो अब आपको 10,000 रुपया का जो है बजट बनाना पड़ रहा है।
तो ये जो है एक प्रॉब्लम होता है। प्लस जो शेड्यूल है उसमें भी डिले हो जाता है, क्योंकि पैसा बढ़ गया तो पैसा पहले आएगा तभी तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ना। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन जो होता है कॉन्ट्रैक्टर का वो भी घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल वैल्यूएबिलिटी था प्रोजेक्ट का वो इम्पैक्टेड हो जाता है। इसके अलावा क्वालिटी जो है उससे भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, अब पैसा मिल नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्टर को और उसको चाहिए कि 2 महीना के अंदर कंप्लीट करना है, तो क्या करता है कि जो क्वालिटीज़ पहले यूज़ किए जा रहे थे उस क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है और जितना पैसा उसके पास है उसी के अनुसार वो काम कर देता है। इसके अलावा आपका जो है निगेटिव स्टेक होल्डर्स परसेप्शंस, कई बार स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि कॉस्ट ऑफ एक्सकैलेशंस को निगेटिवली जो है देखता है, और जब निगेटिवली देखता है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का जो रिपुटेशंस होता है या जो फ्यूचर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेक होल्डर उसे सही परसेप्शंस के साथ उसके बारे में डिटेलिंग नहीं किया है, नहीं देखा है, इसलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ क्या होता है या राइट क्या होता है वो डिफाइन करना है, और साथ ही साथ ये भी डिफाइन करना है कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1947 क्या था, उसके बारे में आपको जो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस कैसे कैसे चेंजेस हुए उसके बारे में बताना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ के बारे में बात किया जाए तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो कि गवर्न करता है, प्रोटेक्शन देता है आपका इंटेंजिबल असेट्स सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिसियल वर्क्स, डिज़ाइन, सिंबल्स, नेम्स एमंग अदर्स। यहाँ पे इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब आप सिंपल भाषा में समझें तो कि जिसे आप बस बनाए हों, है ना, या फिर आप उसे ज़्यादा उसको क्या कह सकते हैं, टच एबल ना हो, है ना, टेंजिबल ना हो, इनटेंजिबल हो, तो उसी को जो है यहाँ पे कहा जाता है। एग्जैक्ट अगर मीनिंग बात किया जाए इंटेंजिबल का, तो इंटेंजिबल का एग्जैक्ट मीनिंग आपका हिंदी में हो जाएगा जिसे डिस्क्राइब करना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो, है ना, उसी को जो है इंटेंजिबल कहा जाता है। और अगर हिंदी में समझें तो जिसे मापना कठिन हो, है ना, या समझना कठिन हो जाए तो उसको जो है इंटेंजिबल कहा जाता है, जिसमें इन्वेंशन आ जाता है, लिटरेरी आ जाता है, आर्टिसियल वर्क आ जाता है, डिज़ाइन आ जाता है, सिम्बॉल्स आ जाता है, नेम आ जाता है, और भी कई सारे हैं जैसे साउंड रिकॉर्डिंग आ गया, म्यूजिक्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। मेन पर्पस होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का कि जो भी इन्वेंशन और क्रिएटिविटी किया गया है किसी क्रिएटर के द्वारा, है ना, या इन्वेंटर्स के द्वारा, उसको एक अधिकार दिया जाए, स्पेशल अधिकार दिया जाए, और उसके यूजेज वो जो क्रिएट किया है उसको प्रमोट किया जाए, बट प्रोटेक्शन के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ देयर क्रिएशंस, और उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है क्रिएशंस के उसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट तो किया जाए लेकिन प्रोटेक्शंस के साथ। मेन एम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का कि जो भी पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स है, ट्रेड सीक्रेट्स है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इन सभी को क्या किया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस ऑफ कॉपीराइट लॉ, जो कॉपीराइट लॉ है 1947, उसका अगर बात किया जाए हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस की, तो ये सबसे पहले जो है ये जो कॉपीराइट एक्ट था इंडिया में 1914 में जो है लाया गया था, जो कि बेस्ड था आपका ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1911 पे, और 1914 एक्ट जो था उसमें प्राइमरी फोकस किया गया था राइट ऑफ ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। जो भी ऑथर्स थे और जो भी पब्लिशर्स थे उसके अधिकारों को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट करने का काम जो है किया जाता था।
It did not adequate address the needs of other creators such as composer, artists and filmmakers. इन सभी क्रिएटर्स को जो है कोई लाभ नहीं दिया गया था 1914 जो एक्ट था आपका कॉपीराइट का उसमें। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद एक जो है कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कब 1945 में, और उसने जो है रिव्यू किया जो एग्जिस्टिंग कॉपीराइट लॉ है उसको, और उसमें रिफॉर्म करने का जो है प्रपोज किया। और उस कमिटीज़ के रिपोर्ट के बेसिस पे उसे जो है उस कॉपीराइट एक्ट को 1947 में क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, विच वाज इनेक्टेड इन 6 अप्रैल 1958 के 16 अप्रैल को इनेक्ट किया गया। द 1947 एक्ट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर्स फ्रॉम 1914 एक्ट के कंपैरिजन में 1947 एक्ट बहुत ज़्यादा जो है रिमार्केबल रहा, और इसका जो स्कोप ऑफ प्रोटेक्शंस था उसे जो है बढ़ाया गया, जो कि फोटोग्राफी, फिल्म्स, म्यूजिक और बुक ऑफ ऑथर्स एंड पब्लिशर्स तो आपका पहले से था ही, बट उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड concepts of moral rights which gave creators the right to control the integrity of their work and prevent any modifications or distortions that could harm their reputation। अगर किसी के रेपुटेशंस को कोई हार्म कर रहा है तो उसको भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम जो है इस लॉ के अंतर्गत करता है, अगर कोई वो काम किया है उसके अनुसार। उसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए, और एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो अभी फ़िलहाल में देखने को मिला है वो 2012 में जो है किया गया, जिसमें कई सारे प्रोविजंस जो है ऐड किए गए, जैसे डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मेन मकसद होता है कि जो डिजिटल कंटेंट है उसको पायरेसी से और इनफ्रिगमेंट से क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये जो है आपका 1947 कॉपीराइट एक्ट जो है आपका है। उसके बाद बात किया जाए पेटेंट एक्ट 1970 क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, और डिस्कस द पेटेंट प्रोटेक्शंस फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे दो बार कंप्यूटर लिखा गया, एक बार यहाँ पे होगा, ये चीज़ जो है यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पेटेंट एक्ट है 1970, ये जो लॉ है ये गवर्निंग है आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शंस ऑफ पेटेंट इन इंडिया में ये जो है एक्ट है आपका। इट रिप्लेस द प्रीवियस इंडियन पेटेंट और डिज़ाइन एक्ट 1911 विच वाज कंसिडरेबल आउटडेटेड, जो कि आउटडेटेड था, उसको रिप्लेस करके जो है ये 1970 एक्ट जो है लाया गया, जो कि जो पहले आउटडेटेड था और प्लस उसमें जो है इनसफिशिएंट एड्रेस चेंजिंग जो है आपका नीड होता था कंट्री का। अंडर पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार जो इन्वेंशंस होते हैं या कोई इन्वेंशन किया तो उसको ग्रांट करता है पेटेंट को इफ़ इट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको अगर वो पूरा कर लेता है तो उसको जो है उस इन्वेंशन के लिए इन्वेंटर को क्या करवाना पड़ता है, पेटेंट मिल जाता है। इंक्लूडिंग नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इन सभी को इंक्लूड किया गया। द एक्ट ऑल्सो लेज डाउन प्रोविजंस फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, revocations of patents and other legal procedures related to patent protection। और भी कई सारे लीगल प्रोसीजर्स इसमें जो है फॉलो करने होते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड्स किए जाते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। When it comes to patent protection for computer programming, the Patent Act 1970 treat the computer programs as literary वर्क्स, है ना। ये लिटरेरी वर्क्स के जैसा जो है काम करता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो, एंड प्रोवाइड कॉपीराइट प्रोटेक्शन, और इसको जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है फॉर देम अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार। हाउएवर कंप्यूटर प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी पेटेंटेड इफ़ दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ पेटेनेबिलिटी।
अगर पेटेंटबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसको जो है पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है। द पेटेंट एक्ट 1970 अलाउ द पेटेंटिंग द कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, न्यू एल्गोरिदम और न्यू मेथड्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में बी एलिजिबल फॉर पेटेंट इफ़ दे मीट दिस क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया को मीट करता है तो ये चीज़ें जो है आपका है। हाउएवर द एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूड्स सर्टेन कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज को जो है बाहर रखा गया है इससे, जैसे मैथमेटिकल मेथड, बिजनेस मेथड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है, इन सभी को। दिस मीन्स डैट वाइल अ कंप्यूटर प्रोग्राम में बी पेटेनेबल इट हैज़ अ टेक्निकल इफेक्ट, उसका जो है एक टेक्निकल इफेक्ट जो है आता है, इसलिए जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है इससे बाहर रखा गया। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम है कंप्यूटर्स के जिसे जो है पेटेनेबल किया गया है, पेटेंट किए गए हैं। प्रोग्राम इट सेल्फ कैन नॉट बी पेटेंट सिंपली बिकॉज इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है इसलिए इसे आसानी से मतलब जल्दी पेटेंट नहीं होता है, बट कुछ हैं जिसे पेटेंट किए गए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई और सवाल रहेगा तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।